हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है जनरल सिलेबस की। पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, ऐसा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज इसका ये 18वां पार्ट है और इससे पहले चैनल पे इसके 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी देखिए। ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले हैं अब अप्रैल मई के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकता है और अप्रैल के बाद पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जनरल सिलेबस है, सबका सेम है, तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा जो कि सेम सिलेबस है सबका। तो आपने फॉर्म भरे होंगे सारे लगभग। पटवारी के तो फॉर्म भरे ही हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा होगा, और पुलिस कांस्टेबल और एसआई सबका सिलेबस सेम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मिक्स टेस्ट सीरीज कराई जाती है जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन होते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के होते हैं और रीजनिंग के भी होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मिक्स टेस्ट सीरीज कराई जा रही है और यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 18वां पार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सॉरी, सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो आपने देखे होंगे यूके ट्रिपल सी के ओल्ड पेपर में, तो शिवाजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सरदेश मुखी राजस्व उनका विभाग होता था, तो ये कितने प्रतिशत होता था? ये होता था 10%। कितने प्रतिशत? 10% होता था ये। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसे पढ़ लेना आप, और पहला वाला इसका राइट आंसर है 10%। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब तैयार किया था? कब अंगीकार किया था? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है? इसे भी बहुत पूछते एग्जाम में, ये क्वेश्चन है ना, कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये एकमात्र है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है ये? त्रिपुरा राज्य। तो चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुरा तीनों तरफों से घिरा है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है हमारी त्रिपुरा की। तो ये तीनों तरफ से घिरा है, तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, बांग्लादेश से घिरा है ये तीनों तरफ से। जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो जोगिन चोटी की लोकेशन है उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है ये जोगिन चोटी? उत्तरकाशी में है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी होते हैं और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके मतलब जो पेपर आएगा ना यूके ट्रिपल सी का जो पेपर दोगे आप, उसी पैटर्न पर आधारित है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। पहले स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन रैंडम होते हैं। पूरे जो 18 नंबर का क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें उत्तराखंड जी के, ऑल इंडिया जी के और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आता है, तो वो रैंडम होते हैं क्वेश्चन। और बाकी जो स्टार्टिंग में 20 नंबर हिंदी की आती है। तो चलिए, जोगिन चोटी कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कंप्यूटर शब्दावली में डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। तो ये आ सकता है एग्जाम में, याद कर लेना। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड, क्वाड, तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है क्वाड का फुल फॉर्म। आपको पता है क्वाड के 4 मेंबर हैं, 4 कंट्री है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और आई थिंक जापान है। हाँ, जापान है। ये चारों तरफ से घेर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, क्वाड बनाया गया है। तो क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? आ सकता है एग्जाम में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आ चुका है यूके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में 25 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 25, कौन सी 25 को? ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, अंत्योदय दिवस। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। वर्ड डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। क्या होती है? Ctrl+E। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? Ctrl+E का प्रयोग ये किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट में। तो बीच में लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट में प्रयोग किया जाता है। Ctrl+E प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था? और ये क्वेश्चन ना जो आपका पेपर हुआ था ना, वीडियो का पेपर हुआ था 4-5 तारीख की, लास्ट जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया था। तो यह था 97वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा था? 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा करता हूँ मैं से थोड़ा। 97वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो 2011 में होता है। तो इसमें कहा था सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, जो था 97वां संवैधानिक संशोधन। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत ने किस वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कब आया था ये? आया था 1952 में, 1952 में आया था। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। चलिए, पत्थर पर अंकित प्राचीनतम शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पत्थरों पे जो प्राचीन जो पत्थरों पर अंकित होते हैं प्राचीनतम शिलालेख, इन पे जो भाषा यूज की गई है वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का यूज किया गया है प्राचीनतम शिलालेखों में। चलिए, तो उसका प्राकृत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तिजारात शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा है इसमें हिंदी के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में अब, क्योंकि अब हिंदी में ज़्यादा फोकस कर रहा हो, हिंदी को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है ताकि माइनस मार्किंग हो आपकी। तो तिजारत शब्द का अर्थ होता है इनमें से, बताइए। ये हो जाएगा व्यापार। क्या होता है? व्यापार होता है तिजारत शब्द का अर्थ। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, तिजारत का मतलब होता है व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में बना था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने जो भी ये करा रहा हूँ ना, मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा है यूके ट्रिपल स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये। पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जहाँ भी जनरल सिलेबस है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। जावा का पेपर होगा ना, तो 1 महीने जब भी डेट आएगी तो आपको मैं प्ले लिस्ट में आपकी ये सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उनको जरूर देख के जाना। यहाँ से निश्चित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो गुप्त शासकों की संस्कृत वो सरकारी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। मैंने बता दिया आंसर। तो संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत, गुप्त। चलिए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गुप्त राजवंश से क्वेश्चन बनते हैं, तो
पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो उनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। चलिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इनमें से जो भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, इनकी लोकेशन है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? ये पश्चिमी घाट में। लेकिन जो ये पीपली घाट है ना, ये पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है, क्योंकि ये जो घाट है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। तो इनमें से पीपली घाट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो पीपली घाट नहीं है क्योंकि यह है राजस्थान में। और बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, इसकी लोकेशन क्या है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे? ये कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। कर्म का तद्भव शब्द क्या होता है? तो कर्म का तद्भव शब्द क्या होगा? काम होगा। कर्म क्या होता है? कर्म का तद्भव शब्द काम। तो कर्म एक तत्सम शब्द है, और तत्सम का तद्भव होता है, कर्म का तद्भव हो जाएगा काम। तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जो सदा एक वचन में इनमें से जो प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा सहायता। सहायता का यूज सदा एक वचन में होता है। तो आपने देखे होंगे एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन बना रहे हो, एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो सब याद करने हैं आपको, ठीक है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा सहायता। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा। तो जो अकर्मक क्रिया होती है केवल किस वाक्य में होती हो? तो होती है भाववाचक वाक्य। भाववाचक, तो वाच्य कितने प्रकार का होता है ना, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाचक वाक्य। तो जो भाववाचक वाक्य होता है, इसी में केवल अकर्मक क्रिया होती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती भाववाचक में। जैसे भाववाचक उदाहरण क्या होता है? उससे चला नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया। तो इस टाइप के होते हैं भाववाचक वाक्य, तो इनमें केवल अकर्मक क्रिया होती है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा ये उपन्यास है। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि ये क्या है, कौन सी विधा है? अनाम दास का पोथा है उपन्यास, और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सिलेबस में इसलिए करा रहा हूँ, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये। तो उपन्यास है अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हर्ष का विलोम क्या होता है? तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। क्या होता है? हर्ष का विलोम विषाद होता है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, बादल राग कविता कितने खंडों में लिखी गई है? तो बादल राग कविता, पहले इसके रचनाकार को नहीं पता होना चाहिए आपको। इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये 6 खंडों में लिखी गई है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये भी सिलेबस में दे रखा है। छायावादी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन्हीं की रचना है बादल राग की कविता है, और ये 6 खंडों में लिखी गई है। चलिए, तो इसमें 5 राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 6 खंडों में लिखी गई है। 6 बादल राग कविता कितने खंडों में? 6 खंडों में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज सीरीज। आज ये 18वां पार्ट था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में अपनी राय बताइए, और दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूअर करियर पॉइंट। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।